वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं लाइफ प्रोसेसेस से, जिसके अंदर हम एक और डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। जो हम रॉ मटेरियल्स पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस के, जिसमें मैंने पहली एक्टिविटी आपको बताई कि क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो आज हम एक और रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में एंड तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इसी से आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अरे, मैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा रही थी फोटोसिंथेसिस में, ये एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन कहाँ से आ गया। तो चलिए पहले कॉम्पोजिशन ही देख लेते हैं एटमॉस्फेयर का। तो देखते हैं कि जो इतनी भी हमारे आसपास की हवा है, इसमें नाइट्रोजन है 78.08% और ऑक्सीजन है 20.95%, रफली 21%। बाकी सब दूसरी गैसेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज है ढूंढिए तो ज़रा, आपको कहाँ मिलेगी। वेरिएबल गैसेस के अंदर देखिए, यहाँ पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी 0.038%। तो सोचिए दोस्तों, सिर्फ इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है कि प्लांट्स, वेजिटेशन इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस करते हैं और कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों है कि प्लांट ने सारी गैसेस, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड ही एक एलिमेंट को, एक गैस को फिक्स करा और अपने लिए फूड सोर्स बनाया। क्यों नहीं वो नाइट्रोजन थी, क्यों नहीं 78% होने के बाद भी, क्यों नहीं वो ऑक्सीजन थी, क्यों नहीं वो नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ज़ेनॉन या फिर कोई और दूसरी गैस थी, क्यों वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। चलिए देखते हैं। तो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें कंपैरिजन करना है। चाहे तो हम दो पौधों को ले सकते हैं या एक ही प्लांट के दो लीव्स को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बेस को फॉलो किया है। तो एनसीईआरटी बेस कहता है कि हमें दो हेल्दी पॉटेड प्लांट्स को लेने हैं जिनका साइज़ सेम होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो प्लांट्स लिए, लेबल कर दिया मैंने उनको कि ये मेरा प्लांट ए है और ये मेरा प्लांट बी है। अब हमने क्या करना है, उसका जो पहले वाली एक्टिविटी में हमने सीखा था डी स्टार्चिंग, मैं उस एक्टिविटी का लिंक यहाँ पर शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ में। तो जो पहले वाली एक्टिविटी में हमने देखा था डी स्टार्चिंग, तो यहीं पर फिर से हमें उसको, प्लांट्स को दोनों को 3 डेज तक के लिए कहाँ रखना है, डार्क रूम में रखना है। और क्यों रखते हैं दोस्तों हम डार्क रूम में, क्योंकि डार्क रूम में रखने से प्लांट का इंटरनल एनर्जी रिजर्व, क्या टर्म है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व, स्टोर फॉर्म ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का इंटरनल एनर्जी रिजर्व है जो कि स्टार्च है, प्लांट 3 डेज के लिए फास्ट रख रहा है। क्योंकि हम उसको ऐसा फोर्स कर रहे हैं कि तुम्हें फास्ट रखना है, क्योंकि हमने कौन सा एलिमेंट डार्क रूम में रख के उसे एलिमिनेट कर दिया, सनलाइट। तो रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं फोटोसिंथेसिस के, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, वाटर फ्रॉम द रूट, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब हमने यहाँ से क्या ले लिया, सनलाइट को हम ले चुके हैं। तो अब सनलाइट ना होने के कारण प्लांट नहीं कर पाएगा फोटोसिंथेसिस, और नहीं कर पाएगा तो जो उसके पास खाना रिजर्व फॉर्म में था, यानी कि स्टार्च में इंटरनल एनर्जी रिजर्व, वो उसको यूज़ करेगा, खाएगा। और 3 दिन के बाद हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि पौधे का सारा स्टार्च कंज्यूम हो चुका होगा, यानी कि पौधे को अब लग रही है भूख और खाना खाने के लिए उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, उसे रिक्वायरमेंट है अपना फिर से खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करने की, यानी कि लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनाने की। चलिए देखते हैं आगे हमने क्या किया। हमने दोनों प्लांट्स को एक एक ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया। अब ग्लास प्लेट पे रखा हमने, तो उसमें से एक प्लांट के साइड में हमने एक वॉच ग्लास रखी, जिसके अंदर हमने एक केमिकल रखा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा केमिकल रखा दोस्तों, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, जिसको हम केमिकली लिखते हैं हाइड्रो, के होता है पोटेशियम के लिए,
और OH होता है हाइड्रोक्साइड के लिए, तो ये होता है KOH। ठीक है, तो ये हमने एक प्लांट के साथ में रखा। क्यों रखा हमने KOH, क्या ज़रूरत थी? तो KOH एक ऐसा केमिकल पाया गया है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या आपने कभी कोई रियल लाइफ में ऐसी चीज़ देखी है कि जो हवा में जहरीली गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है? हम ऐसा कुछ करते हैं तो आपने रियलाइज़ किया होगा ठंड के टाइम पर जब विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और आजकल तो स्कूलों में एयर पॉल्यूशन की छुट्टियां भी मिलने लग गई हैं, तो उस समय जब फॉग नहीं स्मॉग होता है, एयर में जहरीली गैसेस होती हैं, तो वाटर ड्रॉपलेट्स को स्प्रिंकल किया जाता है एयर ब्लैंकेट को क्लीन करने के लिए। तो वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उन गैसेस को पानी के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड? क्योंकि हमें पता करना है कि क्या वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, नाइट्रोजन तो नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन तो 78% है और वेजिटेशन पहले तो बहुत थी, फॉरेस्ट एरिया पहले तो बहुत था, वो तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे फॉरेस्ट एरिया कटता गया और एग्रीकल्चर लैंड बनता गया और लोगों की लैंड स्पेस और ऑक्यूपाई होती गई। तो ये इसको हमने लेबल कर लिया A, इसको हमने लेबल कर लिया B। एक पौधा जिसके पास हमने रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वॉच ग्लास में, और एक पौधा जिसके पास हमने ये नहीं रखा। तो अब क्या होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? तो यहाँ पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कौन खींच लेगा अपने अंदर? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ से क्या एलिमिनेट हो गई, कौन सी गैस? KOH। तो इस बेल जार में, एम्प्टी बेल जार में जितनी हवा बची हुई है उसमें सारी गैसेस का कॉम्पोजिशन होगा, लेकिन क्या नहीं होगी? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी। पर B वाले केस के अंदर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों को हमने बेल जार से कवर कर दिया। कवर करने के बाद नीचे से सील करने के लिए हमने क्या यूज़ करी? वैसलीन। कि जो बेल जार होता है वो ग्लास शेप का होता है, और वैसलीन लगने के बाद वो कहीं पर भी आप उसे प्लेस करेंगे बेल जार को तो वो बहुत ज़्यादा एयर टाइट हो जाएगा कि अब इसके अंदर एयर नहीं जा पाएगी। तो यहीं से NCERT के क्वेश्चंस CBSE के क्वेश्चन आते हैं कि वैसलीन क्यों यूज़ करना है? क्योंकि हमें सेटअप को कैसा करना है? एयर टाइट करना है। तो चलिए देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा और भी कोई केमिकल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे पता करना होता कि ऑक्सीजन तो नहीं है, तो एक केमिकल सब्सटेंस जो होता है उसका नाम है पायरोगेलॉल। तो हम क्या यूज़ करते? पायरोगेलॉल यूज़ करते। ये नेचुरल है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर नाइट्रोजन होता तो हम कौन सा यूज़ करते? सोडा लाइम। तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमने यूज़ किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा एक्सपेरिमेंट था कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है कि नहीं, पर हम उसकी जगह अगर हमारी लैब में KOH नहीं है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 में से आते हैं जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ लेंगे, और इनका नाम होता है एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स की जो भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म है उसका रोल होता है कि वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया या लिथियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो आप इजीली आंसर अटेम्प्ट कर पाएंगे कि अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड में से भी कुछ रख दिया तो भी वो क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो चलिए अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में आगे बढ़ते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो चुकी ना होने के कारण में एक प्लांट ने तो शायद से कुछ खाना बनाया होगा, लेकिन एक प्लांट जो A वाला पोर्शन का प्लांट था उसको पहले डिस्चार्ज हुआ है, 3 दिन से फास्ट चल रहा है उसका, और उसके बाद उसे फिर से हमने ऐसे बेल जार में बंद कर दिया जहां पर उसके पास क्या थी? KOH रख दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे बिल्कुल छीन ली। तो अब इस समय प्लांट कौन सी स्थिति में आ गया? बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया। फिर भी हमने उसको कहाँ रखा है? कमरे की लाइट जला दी हमने, प्लांट को 2 घंटे के लिए लाइट में रखा। ठीक है, ये इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड में मैंने आपको बताया था कि अगर ट्यूबलाइट भी होगी तो भी प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस जरूर करेगा।
तो अब हमने क्या किया, 2 घंटे के लिए उसे सनलाइट में बेल जार को उठाया, ग्लास प्लेट पे रखा हुआ था ना, वो ग्लास प्लेट को उठाया हमने और मूव करके उसे सनलाइट दे दी। तो अब जो सनलाइट से ब्लू लाइट आएगी, उससे जो प्लांट है उसने कुछ फोटोसिंथेसिस करा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा उसे क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल उसके पास है और वाटर उसकी रूट्स में है। पॉटेड प्लांट हमने लिया है, हमने प्लांट को पूरी तरीके से इसमें से पॉट में से निकाला नहीं है, तो उसके रूट्स इंटैक्ट हैं। अब हमने क्या किया, हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, हमने एक एक लीफ ले ली और लीफ लेके जल्दी से जल्दी उसे गर्म पानी में डिप कर दिया ताकि उसके सेल्स मर जाएं। ठीक है, सेम प्रोसेस जो हमने क्लोरोफिल के लिए किया था, तो हमने पानी में डिप किया, उसके सारे के सारे सेल्स मर गए। सेल्स मरने के बाद उसका क्लोरोफिल निकालेंगे, क्योंकि अगर हम क्लोरोफिल नहीं निकालेंगे तो ये पिगमेंट हमारे स्टार्च टेस्ट में इंटरफेयर करेगा। तो क्लोरोफिल निकालने का क्या प्रोसीजर था, फिर हमने उसको अल्कोहल में डिप किया, फिर हम अल्कोहल को डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते, तो हमने डबल बॉइलिंग प्रोसेस में किया, और क्योंकि ये 2 लीफ थे तो हमारे पैरेलली 2 बीकर बनेंगे और 2 डबल बॉइलिंग प्रोसेस बनेंगे। चाहे तो हम बीकर को बीकर में रख के इनडायरेक्ट हीट देंगे वाटर से, या एक वाटर बाथ बहुत बड़ा होता है, उसमें आप कम से कम 7-8 बीकर रख सकते हैं। तो हमारी लैब में अगर वाटर बाथ अवेलेबल है तो उसमें हम बीकर को प्लेस करेंगे जिसमें अल्कोहल है, पानी की गर्मी से अल्कोहल गर्म होगी। और प्रिकॉशंस मैंने आपको इससे पहले वाली अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में कि क्लोरोफिल क्यों नेसेसरी है वहां पर सारे डिस्कस कर लिए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने अल्कोहल को गर्म किया, गर्म करने के बाद में उसका जितना भी पिगमेंट था वो सारा निकल गया। अब हमारे दोनों लीफ लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब लाइट ब्राउन कलर के होने के बाद हमने उसको दोबारा से, जो पानी उबल रहा था एक और बर्नर पे, पानी को उबलते हुए पानी में, उसके अंदर हमने दोनों लीफ को फिर से प्लेस कर दिया कि अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अभी कोई पिगमेंट है तो वो गर्म पानी में निकल जाएगा। स्टेप नंबर 11 आगे मूव करेंगे। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारे को बताएगा कि किसने खाना बनाया, वो है आयोडीन टेस्ट। हम दोनों लीफ को लेंगे, लीफ ए की लेंगे जहाँ पे हमने KOH रखा था, लीफ बी को लेंगे, प्लांट बी से जो लीफ ली थी, और इन दोनों लीफ के ऊपर हम डालेंगे आयोडीन, और एक्सेस आयोडीन को हम रिंस कर देंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जिस लीफ ने, क्वेश्चन क्या है, ये NCERT के क्वेश्चंस हैं, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, क्या दोनों के दोनों लीव सेम अमाउंट बता रहे हैं स्टार्च का, नहीं। बी में बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है तो सारा पार्ट ही हो गया ब्लू ब्लैक, और ए के अंदर बहुत ही लिटिल, बहुत ही जरा सा अगर आप देखेंगे तो ब्लू ब्लैक है, जरा बहुत रिजर्व होगा, तो अदरवाइज इसके अंदर तो बिल्कुल ही खाना नहीं बना है, स्टार्च बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या कंक्लूड करेंगे इस एक्टिविटी से, तो पहले हम इसको ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन ये है कि लीफ ऑफ प्लांट बी विदाउट potassium hydroxide turns blue black, while the leaf of plant A with potassium hydroxide remains pale colored और colorless। जो potassium hydroxide के साथ वाला पौधा था वो blue black नहीं हुआ है, और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना वाला पौधा था वो ब्लू ब्लैक, उसका लीफ जो है ब्लू ब्लैक हो गया है, यानी कि उसमें स्टार्च है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही वही गैस है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है। और कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे कि लीफ ऑफ प्लांट बी ने फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च बनाया और लीफ ऑफ प्लांट ए ने सिंथेसाइज नहीं कर पाया क्योंकि उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी। हमने कौन सा एलिमेंट यूज किया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कट हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो फोटोसिंथेसिस डिड नॉट अकर इन प्लांट ए। इन्फरेंस क्या होता है, इन्फरेंस वही होता है जो हम अपना हाइपोथेसिस लेके चलते हैं, जो हमारा एम होता है एक्सपेरिमेंट का, कि प्लांट बी ने कार्बन डाइऑक्साइड ली जो कि एटमॉस्फेयर कन्फाइंड था बेल जार में, उसमें से
इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर सका, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चलिए दोस्तों, आइए आज फिर से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एक्टिविटी का, क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क्स कैरी करता है, वो ये है कि KOH का क्या रोल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस एक्टिविटी में। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब, क्योंकि गैसेस को रिमूव करने के 3 प्रोसेस होते हैं, 3 भी नहीं उससे भी ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, एक होता है इंसिनरेशन और एक होता है सीक्वेस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्जॉर्ब कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टार्चिंग क्या होती है, और डी स्टार्च करने की क्या 48 आवर्स तक मिनिमम, यानी कि 2 दिन तक हम इसको डी स्टार्च क्यों करते हैं प्लांट्स को। तो जब प्लांट में से स्टार्च रिमूव हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डी स्टार्चिंग, और हम कॉन्टिन्यूअस डार्कनेस में रखते हैं 48 आवर्स के लिए, ताकि उसका जितना भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से बना हुआ स्टार्च था वो सारा का सारा स्टार्च कंज्यूम हो जाए और कोई नया स्टार्च नहीं बन पाए। वाई? क्यों ना बन पाएगा? क्योंकि वहां पर क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक्टिविटी बेस्ड जाता है कि एक स्टूडेंट है, उसने उसको एक लीफ, इसको एक छोटा सा पॉटेड प्लांट दिया गया और उसने बिना डी स्टार्च करे आयोडीन डाला, तो भी उसका जो लीफ है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है क्या प्रिडिक्ट करता है? ये एक्सपेरिमेंट कुछ प्रिडिक्ट नहीं करता, कोई फैक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसके अंदर हम कोई फैक्टर कंसीडर, सिर्फ सनलाइट का ही फैक्टर इसके अंदर आ पा रहा है, बस दैट्स इट। सनलाइट भी हम जब तक कंपैरिजन नहीं करेंगे दूसरे लीव से तब तक हम बता नहीं सकते। तो इसके अंदर डी स्टार्चिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डी स्टार्चिंग नहीं करेंगे तो लाइट जो है, बहुत जो वेरिएबल्स हैं फोटोसिंथेसिस के, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बार बार स्टार्च बनता रहेगा। तो अगर स्टार्च ही बनता रहेगा उसके अंदर, तो हमेशा आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव ही आएगा हमारे लिए। तो जिस लीफ ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया या उसके साथ से हमने वो फैक्टर को हटा दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्टर एसेंशियल है? तो स्टार्च अगर पहले से ही प्रेजेंट होगा प्लांट के अंदर, तो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि हमें क्यों एक्सपेरिमेंटल प्लांट को जो है सनलाइट में रखने की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट में हम उसे रखते हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है डी स्टार्चिंग के बाद। सनलाइट इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि सनलाइट से निकलते हैं फोटोन्स, और फोटोन से ही नाम बना है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन दिस एक्सपेरिमेंट बी परफॉर्म विद अ डी स्टार्च लीफ डिटैच फ्रॉम द प्लांट। पॉटेड प्लांट ना लेके अगर खाली हमने डी स्टार्च लीफ ले लिया होता तो क्या ये एक्सपेरिमेंट हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पूरे प्लांट का फोटोसिंथेसिस देखना है। लीफ जैसे ही डिटैच हुआ प्लांट से, उसके अंदर अब कोई लाइफ ही नहीं है, थोड़े से सेल्स प्रेजेंट है, उससे हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। और लीफ को हमने क्यों हॉट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ को हमने क्यों हॉट वाटर में डाला? अल्कोहल में बॉईल होने के बाद, क्योंकि अल्कोहल में बॉईल होने के बाद लीफ जो है वो ब्रिटल हो जाता है, दरदरा हो जाता है, और हॉट वाटर में डालते ही वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर फिर भी उसमें कोई पिगमेंट बाई चांस प्रेजेंट हो, अल्कोहल में पूरी तरह से ना डिजॉल्व हुआ, हमने थोड़ा जल्दी कर लिया एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में, से फॉर एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया हमने, तो बहुत जल्दी, मतलब अल्कोहल से जल्दी से निकाल लिया, नहीं हुआ, तो उसमें एक्सेस अल्कोहल जो होती है, एक्सेस क्लोरोफिल पिगमेंट रिमूव हो जाता है। होपफुली आपको आज की एक्टिविटी पूरी समझ में आई होगी, रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपने 2 पैरामीटर्स पढ़ लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। तो अब अगला सवाल मेरा आपसे है, क्या आप खुद एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि प्रूफ करे कि सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये हम एक ही प्लांट में कर सकते हैं। एक लीफ को ले लेंगे और एक लीफ में एक पैच को डार्क कर देंगे, यानी कि डार्क करने के लिए हम उसके ऊपर कोई कपड़ा बांध सकते हैं ताकि उस पार्ट को सनलाइट ना मिले और दूसरे पार्ट को सनलाइट मिले। तो अभी एक्सपेरिमेंट कैसे होगा दोस्तों, खुद डिज़ाइन करने की कोशिश कीजिए, खुद अपने साइंटिस्ट खुद बनिए आप,
सोचिए साइंस कैसे आपको जो है हर जगह आपके प्रेजेंट है। अपने अंदर इंसाइट को जगाइए और मेरे से ज़रूर शेयर कीजिए कि सनलाइट का आपने क्या एक्सपेरिमेंट लिखा है। यूं ही दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल के अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।